ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत को कैसे संभाला देना है, कैसे उसको इस पोजीशन पे लाना है कि वो अवाम के लिए प्रोडक्टिव हो और वो अवाम को जो है वो जो उनकी ख्वाहिशात हैं, जो उनकी फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको पूरा कर सके। और उसके लिए एक ही हल है कि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम जो है बेहतर हो, पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन सही हो, जो कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी नज़र आती है, जिस तरह की एक्टिविटी नज़र आती है उसके मुताबिक हमारे एक्सचेकर में भी पैसा जाए। और ये कैसे हो सकता है, ये मैंने पहले भी कहा कि ये आप को आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको पाकिस्तान के लिए अपना टैक्स देना पड़ेगा। हमें ज्वाइन किया हमजा हाशमी ने, ये टैक्स एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करेंगे कि रिटर्न फाइल करना इतना क्या मुश्किल है, उससे पहले क्या प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का, और किस तरह एक आम आदमी जो कि सैलरी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई छोटा कारोबार करने वाला हो सकता है, वो अपना रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। बात करते हैं हमजा से। अस्सलाम वालेकुम हमजा। हमजा आपको मेरी आवाज आ रही है हमजा? जी सर, आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो सर। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम सब बात ये हो रही है कि अभी आजकल आप भी समझते हैं और आप भी देखते हैं क्योंकि आप प्रोफेशनल में हैं कि लोग जो हैं रिटर्न फाइल करने से डर रहे होते हैं और उनको एक रिलेक्टेंसी होती है। तो आप इस वक्त जो ऑटोमेशन है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो इस वक्त सिस्टम्स हैं, आपके ख्याल में जरा हमारे नाज़रीन को बताएं कि किस तरह अगर कोई आम स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज या सैलरी वाला अपना रिटर्न फाइल करें तो कैसे उसको रजिस्ट्रेशन करानी है और किस तरह वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। देखिए सर, अब क्योंकि आपको जैसे आपने कहा कि कंप्यूटर का जमाना है, हमारा जो सबका सीएनआईसी बना हुआ होता है, अब वो सीएनआईसी ही अब रजिस्ट्रेशन होती है आपके एनटीएन पर्पस के लिए। अगर इंडिविजुअल है या कोई सैलरी पर्सन है या उसकी कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है या बिजनेस इनकम है, तो उनको बड़ा सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है एफबीआर का। सबसे पहले आपको एफबीआर की एक वेबसाइट पे जाना है। उसकी वेबसाइट है क्या सर? इनकी EFBR करके एक एफबीआर की वेबसाइट है, वो एक स्पेसिफिक वहां पे यूजर गाइड भी मैनुअल आपको डाउनलोड कर सकते हैं। और एफबीआर की वेबसाइट पे जाके आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी रजिस्ट्रेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स की कंप्लायंस करनी है, जिसमें से मेजर डॉक्यूमेंट्स ये है कि आपको सीएनआईसी नंबर आपका ही एनटीएन बन जाता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन के आपको एक अपना मोबाइल नंबर देना है, आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है। जैसे ही हम एक ईमेल मोबाइल नंबर अपने मतलब किसी फैमिली मेंबर का दे सकता हूँ, ये मुझे अपना देना पड़ेगा? सर आप अपना ही देना पड़ेगा, क्योंकि वो बेहतर है कि क्योंकि अगर कोई इन द नियर फ्यूचर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस आती है या कोई ऐसा एफबीआर को नोटिस आता है तो आपके मोबाइल पे ही वो इंटीमेशन आती है या आपके ईमेल एड्रेस पे इंटीमेशन आती है। ठीक है। तो जो लोग देख रहे हैं मैं उनको ये एडवाइस करूंगा कि अगर वो रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं तो बड़ा सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है। एफबीआर की वेबसाइट पे जाके अपना सीएनआईसी नंबर डालना है, फिर उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगता है कि आपका एड्रेस क्या है, आपका फर्स्ट नेम क्या है, सेकंड नेम क्या है, आपका मोबाइल नंबर मांगता है, आपका ईमेल एड्रेस मांगता है। फिर वो सब्सिक्वेंटली जो एफबीआर का जो आईआरएस का एक पोर्टल है जिसके थ्रू इनकम टैक्स की फाइलिंग होती है, उसी पोर्टल पे वो आपके पास एक ईमेल पे और मोबाइल पे यूजर आईडी पासवर्ड आ जाता है, उसके थ्रू आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। नहीं, लेकिन ये जब अगर मैं एनटीएन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करूं तो फिर भी मेरे पास कोई कोड आता है और मेरे पास एनटीएन सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है, मैं रजिस्टर्ड हो जाता हूं, इसका कोई मैसेज आता है मेरे पास? बिल्कुल, एक वेरिफिकेशन का एक प्रोसीजर है। जैसे हम लोग अपना एक ईमेल एड्रेस बनाते हैं जीमेल पे या हॉटमेल पे, वैसे ही एक प्रोसीजर है। आप जब अपना यूजर सीएनआईसी डालते हैं और ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालते हैं तो वो वेरिफिकेशन पर्पज के लिए एक कोड आपके मोबाइल और ईमेल पे भेजता है। That code has to be intimated to FBR। आप FBR पे बताते हैं और फिर जब वो वेरीफाई हो जाता है फिर आपका वो यूजर आईडी और पासवर्ड जो आपका अकाउंट का पासवर्ड है वो आपके उसी मोबाइल और ईमेल पे भेजता है ताकि कोई ये कॉन्फिडेंशियल भी रहे। तो ये इसके बाद मेरा प्रोसेस एज एफबीआर के पोर्टल पे कंप्लीट हो जाता है? जी बिल्कुल, एफबीआर के एक बार आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड आ जाता है तो एफबीआर की एक वेबसाइट है और एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसको हम आईआरएस कहते हैं। उस पोर्टल के थ्रू आपका यूजर आईडी सीएनआईसी ही इज योर यूजर आईडी इन केस ऑफ इंडिविजुअल, और पासवर्ड आपके ईमेल और मोबाइल पे आता है वो पासवर्ड आप लॉग इन करके आप उस
आईरिस पोर्टल में लॉगिन हो सकते हैं और उसके थ्रू आप अपनी रिटर्न इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवा सकते हैं। ठीक है। हमारे नाज़रीन के लिए, आप अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप अभी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके अगर आप चाहते हैं अपने आप को रजिस्टर कराना, तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जितना आसान तरीका है रजिस्टर कराने का, अपने आप को आप एफबीआई के वेब पोर्टल पर रजिस्टर करा सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि अपना। और अगर आपको कोई मुश्किल आ रही है तो आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। अभी इस प्रोग्राम में हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप कॉल कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं, और हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, वो क्लैरिफाई कर देंगे आपको कि किस तरह अगर कोई आपको मुश्किल आ रही है तो उसका एड्रेस क्या होगा। अब ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई हमजा, उसके बाद फिर क्या नेक्स्ट स्टेप होता है? सर, एक बार आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई तो फिर आपको जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न है, हमारा जो फाइनेंशियल पीरियड है पाकिस्तान में 1 जुलाई से शुरू होता है और वो 30 जून तक जाता है। ये 12 महीने की आपकी जो भी इनकम है, चाहे आपकी सैलरी इनकम है, चाहे आपकी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की इनकम है जिसको हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहते हैं, या आपकी कोई बिजनेस इनकम है या कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है, ये सारे 12 महीने में आपने जो भी इनकम आपने अर्न की है वो इनकम आपको उस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू सैलरी पर्सन की अलग कैटेगरी आ रही है, उसकी रिटर्न अलग खुल सकती है। आप उस रिटर्न में जाके अपनी जो भी सैलरी की डिटेल्स हैं कि आपको कितनी सैलरी मिली है, किस एम्प्लॉयर ने सैलरी दी है, आपने अगर कोई ड्यूरिंग द ईयर कोई डोनेशन दी है, कोई आपने अगर कोई। अच्छा हमजा, इसके साथ मुझे कुछ सर्टिफिकेट तो अटैच नहीं करना पड़ता? सर नहीं, इसके साथ कोई सर्टिफिकेट आपको अटैच नहीं करता। आपको सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न में जो डिटेल, जो स्पेसिफिक कॉलम है, आप वो कॉलम में आपको इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी है, और अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई एफबीआर को चाहिए होती है कोई लेटर ऑन, तो वो आपको नोटिस के थ्रू आपको मांग सकता है। सही है, लेकिन अब मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे अमाउंट दिखाएं और टैक्स जो कटा है वो बताना है सैलरी में। जी बिल्कुल। आप जब जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमजा हमारे साथ कॉलर है, मैं आपकी तरफ आता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? अनवर काशिफ साहब, मेरा नाम मोहसिन उस्मान है जी। और मेरी उम्र 60 साल से ज्यादा है जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या 60 साल से ज्यादा उम्र का कोई शख्स अगर टैक्स रिटर्न फाइल करे तो क्या उसको 50% डिस्काउंट मिलता है? सर वो अब खत्म हो गया, इसलिए कि और वो उसमें पहले वो था और अब वो नहीं है, क्योंकि और दूसरी चीज ये कि आपकी आमदनी क्या है, मतलब? मेरी आमदनी जो है अदर सोर्सेज में है, मैं रिटायर्ड आदमी हूँ। तो आपका तो विथहोल्डिंग टैक्स कट जाता होगा अगर प्रॉफिट ऑन डेट है वो? जी हाँ, वो तो कट जाता हाँ, है। तो वो उसके हिसाब से, या अगर आपका बहबूद है तो उस पर भी आप इस साल से उन्होंने टैक्स रेट लिया है, पहले तो जरा कंफ्यूजन था। नहीं, बहबूद तो मेरे पास नहीं है, बस मुझे किसी ने कहा था कि अबव 60 से 50% प्रॉफिट ऑन डेट पे कोई रिबेट नहीं मिलता सर आपको, वो जो टैक्स कट जाता है वही आपको, लेकिन फिल इन करके अपना रिटर्न जरूर फाइल करें। बहुत से हमारे लोग जो प्रॉफिट ऑन डेट लेते हैं वो टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते, जिससे उनके रिकॉर्ड में उनका डेटा नहीं आता। फाइल कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि मुझे ये पता चल जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ज्यादा टैक्स दे रहा हूँ। तो आपने बता दिया कि जरूरत नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तो हमजा ये जो आप बात कर रहे थे आप उसको जारी रखें। जी सर, जैसे इसमें देखिए सैलरीड, मैं इसको भी कंटिन्यू आगे करूंगा। देखो सैलरीड इंडिविजुअल, और काफी ऐसे लोग के ये मिसकंसेप्शन भी है कि अगर एम्प्लॉयर पूरी 100% विदहोल्डिंग कर लेता है सैलरी की, तो सैलरी पेशा आदमी ये बोलता है हम रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हैं, हमारा तो टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है और एम्प्लॉयर ने हमें सैलरी जो दी है वो काट के दी है इनकम टैक्स। तो इसमें इनकम टैक्स कानून बड़ा स्पेसिफिक है। आपकी अगर इनकम टैक्स की विदहोल्डिंग और सैलरी पे टैक्स कट भी गया, अगर आपके एम्प्लॉयर ने टैक्स काट भी दिया है, तो आपको फिर भी सैलरी एज अ सैलरीड इंडिविजुअल आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न आपको बिल्कुल फाइल करनी है। ठीक है। अच्छा, ये अब इतनी जो बजट आया इसके बाद तो सूरत थोड़ी चेंज होगी, लेकिन अभी तक तो इस साल तक तो इन्वेस्टमेंट रिबेट्स वगैरह मिलेंगे आपको? बिल्कुल सर, अभी तक जैसे कि जो फाइनेंस एक्ट आया, इस फाइनेंस एक्ट में जो हमें एक एज अ सैलरीड पर्सन या दूसरे इंडिविजुअल्स को एक टैक्स क्रेडिट मिलता था अंडर सेक्शन 60, जिसमें इंश्योरेंस पे, अगर हम इंश्योरेंस लें अपनी हेल्थ इंश्योरेंस, तो उस पर क्रेडिट मिलता था। अगर हम कोई सिक्योरिटीज या शेयर्स, अगर हम कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करते थे तो हमें उस पर क्रेडिट मिलता था। अब ये अनफॉर्चुनेट है, इस बजट में इन्होंने ये जो क्रेडिट वाली जो चीज थी, जो बेनिफिट मिलता था, वो उन्होंने खत्म कर दिया है। बट जो इस साल की रिटर्न जब फाइल होगी सितंबर में, इस साल के लिए वो बेनिफिट, वो क्रेडिट अवेलेबल है। ये सब्सिक्वेंटली जब हम 23 की जब हम रिटर्न फाइल करेंगे, उसके लिए ये जो बेनिफिट था ये अब इन्होंने विड्रॉ कर दिया इस फाइनेंस एक्ट के थ्रू। ठीक है, तो मतलब अभी तो वो चीजें हैं, और अगर आम जो एसएमईज हैं जो वो रिटर्न फाइल करना चाहें तो वो भी इसी तरह आसानी से अपनी आमदनी दिखा के और रिटर्न फाइल कर सकते हैं?
सर बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट अभी फिलहाल अवेलेबल है इस साल की इस साल। हमजा हमारे पास एक कॉलर है, मैं आपकी तरफ आता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं जवाहर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जवाहर साहब। बात यह है कि जो टैक्स का प्रोग्राम आपका चल रहा है ना जी, इस वजह से आज न्यूज पे चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। तो मैं आपको तजवीज देना चाहता हूँ, ये जो हमारे यहाँ की मुल्क में आबादी की जो शरह है, जो अनपढ़ है बेचारे जिनको कुछ नहीं पता और वो पैसे भी कमाते हैं, रोजगार भी उनका लगा हुआ है, वो तो रोजाना मेहनत करते हैं, तो उन लोगों को आप टैक्स नेटवर्क में बगैर लिखा पढ़ी के कैसे लेकर आएंगे? वो बेचारे तो लिखना पढ़ना भी जानते, तो उनको दूसरे को उनको फुर्सत भी नहीं होती थी, वो क्यों भागेंगे आपके पीछे? आप उनको क्या सहूलत दे रहे हैं? आप मेरा जो तजवीज है वो ये है कि जितने भी लोग रोजाना कारोबार करने वाले हैं, अब बाजार भरे पड़े हैं, जहाँ मेन बाजार में बड़ी दुकान है उसके आगे ठिये लगे हुए, ठेले लगे हुए, वो टैक्स किसको देते हैं? कौन उनसे लेता है? कौन उनसे को रिटर्न देता है? आप तजवीज बताएं सर, आपकी क्या राय है सर? मेरी राय ये है कि हुकूमत पाकिस्तान या CBR या जो है ना, इसको बैंक से राब्ता करना चाहिए और बैंक जो है ना वो टैक्स टोकन जो है ना वो डेली बुनियाद पर इशू करे इन तमाम खसारेदारों को, कारोबारियों को। जो है ना मसलन एक आम था कारोबारी आदमी है, वो अगर दिहाड़ी में सुबह से शाम तक बैठता है तो वो 4-5 हजार रुपया घर लेके जाता है, तो वो ना वो 50 रुपए का टोकन रोजाना खरीद के बैंक से और वहां जाके बैठ जाए, बैंक में अपना शनाख्ती नंबर दे दे, उसके ऊपर वो CBR जो है उसको मेंटेन करे उसके अकाउंट को। ठीक है, आपकी राय बहुत अच्छी है, आ गई आपकी राय, बहुत शुक्रिया। हमजा आप बताइए। इसमें इन्होंने बात तो अच्छी की है कि आप बेसिकली अपने जो हमारी जो लिटरेसी जो हम बात कर रहे थे SME की, तो अगर मैं अब इस साल की बात करूं तो मेरी आमदन में से मैं अपने खर्चे मिन्हा कर सकता हूं? सर देखें, ये जो आप सवाल है बेसिकली SME स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का है सवाल। इसमें जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं या छोटे दुकानदार वाले हैं, पहले मैं छोटे मैन्युफैक्चरर्स की बात कर लूं। बिल्कुल इनकम टैक्स में एक कानून मौजूद है। इस कानून के तहत अगर आपकी टर्नओवर 250 मिलियन से कम है तो आपका एक सिंप्लीफाइड रिटर्न दिया हुआ है जिसमें आप अपना टोटल सेल दिखा सकते हैं और उसमें जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, बिजनेस एक्सपेंसेस, आप उसके थ्रू लेस भी कर सकते हैं। ठीक है। इसमें इस कैटेगरी में 2 ऑप्शन है। एक टर्नओवर टैक्स का भी तस्करा किया गया है कि आपकी जितनी टर्नओवर है आप उस पर एक मिनिमम टैक्स दें जिसको हम टर्नओवर टैक्स कहते हैं, उसमें आप देंगे और वो फिर आपके लिए फिर कोई मजीद कोई सवाल, कोई ऑडिट प्रोसीडिंग्स, कोई चीज ऐसी आपकी खिलाफ नहीं FBR इन्वॉल्व। हाँ, वो तो लेटर है, लेकिन अगर मैं हूं, मैं एक ट्रेडर हूं, मैं अपना स्क्रीन खोलता हूं, मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन जैसे आपने बताया मैंने करवा ली, मैं अपना रिटर्न खोलता हूं, तो मुझे क्या क्या जो इन्फॉर्मेशन है वहां देनी है उस रिटर्न पे? हमजा सर देखें, अभी जो रिटेलर का जो अभी जो फाइनेंस एक्ट में लाया ना रिटेलर्स, ये तो हम बात करें 30 जून 2022 की ना, उस वक्त तो सूरत डिफरेंट थी जी। अच्छा, ये जो आप SMEs की आप जो बात कर रहे हैं सर, इसमें 1 पेजर एक सिंप्लीफाइड रिटर्न इन्होंने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए निकाली है इन्होंने। इसमें इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1 पेजर में ये लिखा हुआ है कि टैक्स ईयर 2022 के लिए एप्लीकेबल है। जी, ये है अभी एप्लीकेबल, टैक्स ईयर 22 के लिए भी एप्लीकेबल है कि आपकी टोटल सेल कितनी है, आपके टोटल खर्चे। आप 1 मिनट रुकिएगा, हमारे तो पास एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम जी, मैं मोहम्मद काशिम बात कर रहा हूँ सर जी, और टोपर डेक्सिंग से बात कर रहा हूँ जी। कासिम साहब जी, मैं सर पूछना चाहता था कि मैं फाइलर हूँ, तो मैंने गेन मतलब 5 मरले का प्लॉट लिया था, फिर मुझे बेचना पड़ गया, बेच दिया, तो उसके ऊपर तो वो जो गेन टैक्स है वो किस तरीके से होगा? मैंने जितने का मतलब 20 लाख का लिया था और 20 लाख ही का मैंने सेल कर दिया, तो अब गेन टैक्स उसके ऊपर क्या नाम है? सर देखिए, मैं समझ गया आपकी बात। देखें, अगर आपकी रियल फिगर जितने का लिया उतनी की है तो गेन टैक्स नहीं है, गेन टैक्स गेन पे है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी होल्डिंग पीरियड से। आपका होल्डिंग पीरियड कितने हैं? 30 जून 2022 तक होल्डिंग पीरियड 4 साल था कि 4 साल से ज्यादा आप रखेंगे तो गेन पे टैक्स नहीं है। अगर उस दौरान 1 साल में डिफरेंट टैक्स है, 2 साल रखेंगे डिफरेंट टैक्स है, 3 साल रखेंगे डिफरेंट टैक्स है, और 4 साल से ज्यादा रखेंगे तो टैक्स नहीं है। लेकिन अगर आपने एक अमाउंट है जिसपे ही खरीदा था और उसी में बेच दिया है तो उस पर कोई गेन टैक्स नहीं होगा। जी हमजा, 1 साल के अंदर ही बेच दिया मैंने, 1 साल के अंदर बेच दिया, लेकिन आपकी अमाउंट आप जो फरमा रहे हैं अगर वो सही फिगर है, रियल फिगर है, तो फिर उस पर गेन हुआ ही नहीं तो टैक्स कैसे लगेगा?
देन यू हैव टू प्रूव टैक्स अथॉरिटीज के जी ये 20 लाख का खरीदा था और ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है 20 लाख का ही मैंने बेच दिया। अच्छा, मुझे इस तरह का कोई नोटिस तो नहीं आएगा? नोटिस तो आएगा सर, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी सिमिलर प्राइस पे बिकती नहीं है ना 1 साल बाद। हमारे इलाके में तो इस तरह की सर वो वही कह रहा हूँ ना, तो देन नोटिस तो आएगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, लेकिन अगर रियल है तो आपको कोई उस पर मेरे ख्याल में प्रॉब्लम नहीं होगी। जी हमजा। अच्छा सर, आपका जो सवाल था स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस रिलेटेड था, तो मैं उसी के आगे इन कंटिन्यूस चलूंगा। देखिए, इसमें जो स्मॉल एंड मीडियम के एक सेक्शन हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन 100E है, वो ये कहता है कि अगर उस मैन्युफैक्चरर के लिए एप्लीकेबल है, वो मैन्युफैक्चरर जिसकी टर्नओवर 250 मिलियन से कम है, वो उसके लिए एप्लीकेबल है, और उस पे स्टैंडर्ड रेट भी है 7.5% और 15% के आपका जो भी टैक्सेबल इनकम है, तो आप उस पे टैक्स दे दें या आप अपनी टर्नओवर टैक्स दे दें। जो आपकी टोटल जितनी भी टर्नओवर है कारोबार में, आप उस टर्नओवर पे टैक्स दे दें, मिनिमम टैक्स दे दें, तो आपके बेसिकली ऑडिट प्रोसीडिंग इन्वोक नहीं की जाएगी। और दूसरा जो आपके सवाल था कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, सर इसमें 1 पेजर रिटर्न है एफबीआर का, बड़ा सिंप्लीफाइड है। इसमें आपको ये देखना पड़ेगा, आपको ये देना इन्फॉर्मेशन पड़ेगी कि आपकी टोटल पूरे साल में बिजनेस की सेल कितनी हुई है, सेल की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और जो आपके कारोबारी रिलेटेड जो खर्चे हैं कि आपने परचेजेस कितनी की है, आपने इलेक्ट्रिसिटी में कितना खर्चा हुआ, आपकी सैलरी में कितना खर्चा हुआ, तो उन्होंने उसको बड़ा सिंप्लीफाइड किया हुआ है एफबीआर ने। वो इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ और सिर्फ एफबीआर को उस वक्त एविडेंस नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ आपको अमाउंट लिखनी है, दैट्स इट। तो उस वक्त सपोर्टिंग कोई चीज नहीं लगानी, आपने अमाउंट लिखनी है। अगर आपका केस ऑडिट में आता है देन आपको जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल उस वक्त हमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं देना। और इस कैटेगरी में एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आप अपनी जो टर्नओवर है उस पे मिनिमम टैक्स पे कोई अमाउंट दे देते हैं 1%, तो आपकी ऑडिट की प्रोसीडिंग्स भी आपके खिलाफ इनिशिएट नहीं होंगी, तो वो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमें एविडेंस देना पड़ेगा। ये जो एक ऐप जो आजकल एफबीआर प्रमोट कर रहा है, वो ऐप क्या कैसी इफेक्टिव है? आप समझ रहे हैं इजी टू हैंडल है और मतलब आम आदमी उसको उस पर रिटर्न फाइल कर सकता है अपना? सर आम आदमी जो ऐप जहां तक मैंने ऐप को देखा है, ऐप अभी टैक्स आसान ऐप करके नाम है ऐप का। उस ऐप में जो बेहतर ये कि पहले इसमें सिर्फ सैलरीड इंडिविजुअल यूज करें वो ऐप, क्योंकि उसमें और वही सैलरी इंडिविजुअल जिनकी वेल्थ की ज्यादा कोई डिटेल्स नहीं है। अगर कोई वेल्थ, उनकी कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट, अगर कोई एसेट्स हैं, तो फिर मैं इनको एडवाइस ये करूंगा कि अभी फॉर नाउ कि वो ऐप फिर यूज ना करें। अगर सिंपल सैलरी की रिटर्न है, कोई एज वेल्थ में कोई ऐसी प्रॉपर्टीज या कोई ऐसे एसेट्स या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट, कोई ऐसी चीज नहीं है, तो वो फिर भी वो ऐप यूज कर सकते हैं। बड़ी सिंप्लीफाइड ऐप है, उसमें सिर्फ वो भी सिर्फ ऐसी 3-4 इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहा है और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप अपनी रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हमजा हाशमी साहब मौजूद थे हमारे साथ, बड़े बता रहे थे कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, टैक्स रिटर्न क्या फाइल करना है, कितना सिंप्लीफाइड प्रोसेस है, टैक्स रिटर्न फाइल करना सैलरी और जुवेल के लिए कितना आसान है और कितना सहल हो गया है। और ये चीजें हैं जो लोग आगे अगर आ सकते हैं, टैक्स रिटर्न खुद भी फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल इसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जो कि आपको किसी की जरूरत है, इसलिए कि आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन फीड इन करनी है, इन्फॉर्मेशन फीड इन करें और उसके बाद अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें। हमारे कॉलर्स ने बात की कि जी ट्रेडर्स के लिए टोकन आ जाए, ये भी एक अच्छी वो है सजेशन है, लेकिन इन सब चीज से काम करना पड़ेगा। और इसी तरह कुछ लोगों को ये भी राय थी कि जी मैंने प्रॉपर्टी खरीदी और उसी प्राइस में बेच दी, तो वो आपको प्रूफ तो करना पड़ेगा कि आपकी प्राइस सेम है, ताकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई लोग इसका बेनिफिट भी उठा सकते हैं। इसलिए अगर जनरली वो चीज है तो वो आपको जो है उसका भी बेनिफिट मिलेगा, और अगर सवाल उठेगा भी तो उसका जवाब भी आप दे सकते हैं। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने दूसरे मेहमान से बात करेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे रजिस्ट्रेशन के हवाले से, कितना आसान प्रोसेस है रिटर्न फाइल करने का, लेकिन पहला कदम आपने उठाना है। हमें ज्वाइन किया है जॉइंट सेक्रेटरी कराची टैक्स बार एसोसिएशन इमरान अहमद खान ने, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इमरान, हम बात कर रहे हैं जो आपको भी पता है और आप क्योंकि इन मामला तो देख रहे हैं, टैक्स रिटर्न का सीजन शुरू हो गया है, तो लोग अपने टैक्स रिटर्न के बारे में सोच रहे हैं। हम समझते हैं कि जो आप भी समझते हैं कि होंगे कि ये जो टैक्स रिटर्न फाइलर्स जितनी तादाद है वो बहुत कम है, उसको बढ़ना चाहिए।
तो आप जो रिटर्न के हवाले से हमारा आपसे सवाल है वो ये कि किस आमदनी, कितना थ्रेशोल्ड है जिसपे उसको टैक्स देना चाहिए लोगों को, जो कि उस टैक्सेबल जिस पर टैक्स लागू होता है? देखिए, बिजनेस के लिहाज से अगर आप बात करेंगे तो वो 4 लाख तक पूरे साल में उसकी जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स देंगे। 4 लाख तक तो उसको कोई टैक्स देंगे। लेकिन अगर आप सैलरी पे आएंगे तो वो 6 लाख की उसकी लिमिट है। उस 6 लाख पे उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। 6 लाख के बाद अगर सैलरी है तो सैलरी में 6 लाख से 12 लाख तक 5% टैक्स देना पड़ेगा इस साल। ठीक है। और अगर आप हम बात करें टैक्स ईयर 2022 की, इमरान जी सर, टैक्स ईयर 2022 की बात जी, करें, सही है। और उसमें 4 लाख से 6 लाख में 5% है बिजनेस इंडिविजुअल पे। लेकिन सर एक चीज मैं आपके साथ और बात कर दूं, आप किसी वो बात करते ऐप के ऊपर जो आपने बात की थी, आसान ऐप जो है उसका सिर्फ नाम आसान ऐप है, वो ऐप आसान नहीं है। आप खुद भी देखिएगा उसमें बहुत सारे झोल है, उसमें टैक्स मालूमात भी पूरी नहीं है जो उन्होंने देनी चाहिए। आपके ख्याल में वो टैक्स आम आदमी के लिए हैंडल करना मुश्किल है? सर बहुत मुश्किल है उसके। अच्छा। एक तो वो मोबाइल पे सही तरह से ऐप हो नहीं सकती। उसके अंदर जैसे हमदा ने फरमाया था अभी कि वो सैलरी पर्सन जरूर कर सकता है, तो सैलरी पर्सन तो वेब पे भी आराम से अगर वो जो है कैटेगरी के ले क्लासिक की, तो उसमें आराम से वो कर सकता है और उसके अंदर कोई मसले थी उसको अमाउंट डालनी पड़ेगी। उसमें सिर्फ मसले जो होता है कि आपको जो प्रॉपर्टी की डिटेल्स है वो नहीं। इमरान हमारे साथ एक कॉलर है, मैं आपकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम, आप कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैंने ये पता करना है कि जो नए प्रॉपर्टी टैक्स लगे हैं या अभी जो उन्होंने फाइनेंस बिल बनाया अभी जो जुलाई में, अभी जो इस नई गवर्नमेंट ने, तो ये इससे जो डीम टैक्स लगाया है ना कि खाली प्लाट है, कोई फार्म हाउस है, खाली है, वो उससे कोई आमदनी नहीं आ रही, लेकिन हमें उसके ऊपर 1% उसकी वैल्यू पे टैक्स देना है। तो ये हमें किस रिटर्न में देना होगा? 22-23 में देना होगा या 21-22 वाले में देखिए देना होगा? जी, आप अगर फाइनेंस बिल में जो उन्होंने कहा है वो 22 से कहा है, मतलब रिट्रोस्पेक्टिवली उन्होंने टैक्स लगाया है इसको। और इसमें बहुत सारे लीगल हिची भी मौजूद हैं, क्योंकि एक तो डीमिंग इनकम की बात है और फिर कैपिटल एसेट पर टैक्स लगाने की बात है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट का डोमेन नहीं है। अब गवर्नमेंट इसको रिविजिट करे तो अलग बात है, अदरवाइज ये जो सूरत हाल है ये एंड अप होगी कोर्ट में जाके और कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में अगर सेंस प्रिवेल करे तो गवर्नमेंट को खुद इसको बैठ के रिविजिट करना चाहिए और अकॉर्डिंगली जो उनका डोमेन है उसके मुताबिक इसको रिफ्रेम करना चाहिए। लेकिन अभी जो वो है वो टैक्स ईयर 2022 से उन्होंने रिट्रोस्पेक्टिवली इसको लागू किया है। जी इमरान, आप कुछ बता रहे थे? जी सर, ये सर मैं कहता हूँ वेब भी है, लेकिन उसके अंदर आप रिटर्न स्टेटमेंट से फाइल नहीं कर सकते अगर आपकी इनकम सैलरी के अलावा भी है। रिटर्न आप सही तरह से फाइल नहीं करते, उसमें बहुत सारे झोल हैं और छोटी स्कीम के ऊपर आपको जरा सा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अच्छा वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है। देखें कोई चीज स्टार्ट होती है उसमें टीथिंग प्रॉब्लम्स आते हैं, इश्यू होती है। बात ये हो रही है कि आपके ख्याल में जो 1% फाइलर है पॉपुलेशन का, वो आपके ख्याल में काफी है या उसमें आपको पोटेंशियल नजर आता है और बढ़ने की गुंजाइश है? सर बढ़ने की तो बहुत गुंजाइश है उसके अंदर, क्योंकि आपका टैक्स कलेक्शन कई सोर्सेस से हो चुका होता है। अगर आप वहां से भी डेटा कलेक्ट कर लें तो आप कई अपने रिटर्न को ले सकते हैं, कई फाइलर्स वहां से खुद अपिक कर सकते हैं इनकम टैक्स के बाद। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब आप इस तरफ आ जाएं कि अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन पे हैं और आपके सामने रिटर्न है, जैसे हमने अभी अपने पहले मेहमान से बात की, उन्होंने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताया, उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद आपका रिटर्न का पोर्टल खुल जाता है और आप उसके बाद रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस आपके ख्याल में सहल है, आम आदमी इसको हैंडल कर सकता है? इसलिए कि दुनिया भर में लोग अपने रिटर्न खुद फाइल करते हैं, तो व्हाई नॉट इन पाकिस्तान के लोग अपने टैक्स रिटर्न खुद फाइल करें? अनुसार दुनिया भर में जो रिटर्न फाइल करते हैं ना, वहाँ एजुकेशन रेट बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ एजुकेशन रेट कम है। आपको तो पहले लोगों को सिर्फ ये बताने में दिक्कत हो जाती है कि आप रिटर्न फाइल करें। आपके कई सैलरी पर्सन पढ़े लिखे लोग, जिनको यही नहीं पता, वो ये जानते हैं कि जो उनका टैक्स कट जाता है लेकिन वो रिटर्न फाइल नहीं करते। वो कहते हैं हम तो रिटर्न टैक्स दे रहे हैं। उनको फाइलर की जो समझ है वो पिछले नहीं, लेकिन ये तो आपने ये बात की तो आप सैलरी पर्सन को क्या रोएं? 3 साल पहले तक पार्लियामेंटेरियन भी यही कहते थे, जो आपके मुल्क की बागदौड़ जमाने 3-4 साल पहले तक पार्लियामेंट में ये कहते थे।
सर अल्लाह करे कि उनको भी थोड़ी सी अकल आए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है कि मेरा टैक्स कट गया तो मैं टैक्स फाइलर हो गया। टैक्स तो आपको फाइल करना पड़ेगा। टैक्स फाइलर का मतलब है टैक्स डिक्लेरेशन, डिक्लेयर्ड आपकी हर चीज होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, जो रेट ऑफ टैक्स आपने जो अभी हम बात कर रहे थे, तो आपके ख्याल में ये रेट ऑफ टैक्स जो अगर सैलरीड है तो उसका क्या कहां से शुरू होता है, कहां पे मैक्सिमम स्लैब क्या है उसका? सर 6 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है सैलरी पे। 6 लाख के बाद 12 लाख तक 5 लाख के, और अगर एंड आप चले जाए तो 75 लाख तक जो है वो 7 करोड़ 50 लाख पे आपका 21 लाख रुपए आ जाता है जी। तो वो आपका बहुत ज्यादा टैक्स है। और इसी तरह अगर बिजनेस इनकम है तो उसका? सर बिजनेस इनकम है तो 4 लाख से 6 लाख तक जो इनिशियल है वो 5% है, और अगर आप 60 लाख पे आ जाते हैं तो 12 लाख 20 हजार रुपए, और उसके बाद फिर 35% है। ये 35% बहुत ज्यादा। अच्छा इमरान साहब, मुझे टैक्स रिटर्न फाइल करने के साथ क्या अपना वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करना जरूरी है? जी सर, वेल्थ स्टेटमेंट तो उसका पार्ट एंड पार्सल हो गया ना इनकम टैक्स रिटर्न का। पहले ये होता था कि पहले अलग होता था 116 का, लेकिन अब उन्होंने उसको पार्ट एंड पार्सल कर दिया है। तो आपकी वेल्थ और इनकम टैक्स दोनों अब एक ही रिटर्न इस्तेमाल होता है। तो वेल्थ में मुझे क्या इन्फॉर्मेशन देनी होती है? तो वेल्थ में आपको आपकी तमाम प्रॉपर्टीज जो आपकी हैं, और उसके साथ आपकी तमाम एसेट्स जितने भी है वो सारे देने हैं। उसके साथ आपने कोई लोन अगर लिया है वो आपको देना है, आपने किसी को लोन दिया है वो आपको दिखाना है, आपने किसी को गिफ्ट दिया है या गिफ्ट लिया है वो आपको डिक्लेयर करना है। एक चीज मैं सर आपसे एक चीज और शेयर करूंगा कि जो आपका रिटर्न है उसके अंदर जो इन्होंने कोड नंबर 318 पे दिया है अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर इसकी विंडो दे दें आप तो वो ज्यादा बेहतर होगा, वरना सारे एक्सपेंस यहाँ डाल दिए जाते हैं, उसके बाद फिर नोटिस आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, और ये जो आजकल बड़ा एक चला हुआ था आमदन से ज्यादा असास है, तो ये क्या मैं तो एसेट अपना फाइल कर दूं रिटर्न में, ये मेरे पास प्रॉपर्टी है, ये गाड़ी है, ये बैंक अकाउंट, तो मुझे क्या कोई सवाल तो नहीं होगा? क्या मुझे रिकनसाइल करना पड़ता है अपनी आमदन से? मैं आमदन से ज्यादा असासे नहीं दिखा सकता? जी सर, इसके अंदर 2 कंडीशन है। नंबर 1, आप एग्जिस्टिंग असिस्टेंट है, आपने पिछला साल का रिटर्न फाइल किया था और आपकी वेल्थ भी फाइल की, तो इस साल जब आप फाइल करेंगे तो रिटर्न फाइल कर सकते हैं कि मेरी लास्ट ईयर वेल्थ 10 लाख की थी, अब मेरे 9 लाख के सैलरी थी, 8 लाख मैंने खर्च कर दिया, 1 लाख मेरे पास बच गया। वो 1 लाख आपके पास या तो कोई आपने प्रॉपर्टी खरीदी होगी वो दोस्त चले जाएगा, या आपके बैंक या कैश में चले जाएगा। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स पेयर हैं और आप ये तमाम चीजें डिक्लेयर कर रहे हैं तो आपको दिखानी पड़ेगी कि ये पैसे कहाँ से आपके पास आए जो आपने इन्वेस्ट किए। अगर आप न्यू टैक्स पेयर है तो आपको रिकनसाइल जरूर करना पड़ेगा, और तो आपको इनकम टैक्स को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये पैसा तो आपके जो असासे आए उनको आपको रिकनसाइल करना पड़ेगा कि आपने कहां से वो लिया। अच्छा, मैं असासा की वैल्यू दिखाता हूं यहाँ पे वेल्थ स्टेटमेंट में, वो कॉस्ट प्राइस दिखाऊंगा या मैं मार्केट वैल्यू दिखाऊंगा इमरान साहब? सर कॉस्ट प्राइस दिखाएंगे। ठीक है। मार्केट वैल्यू हम उस पर दिखाते थे जब वेल्थ रिटर्न हुआ करता था, तो उसके ऊपर 2.5% टैक्स। अब हम कॉस्ट दिखाएंगे, जो आपकी पेपर पे वैल्यू है वो वैल्यू आप दिखाएंगे। और जो अगर मेरे पास पब्लिक लिमिटेड के शेयर्स हैं तब वो भी है, तो वो सीडीसी वैल्यू पे। जी सर। ठीक है। आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। आप कोई सवाल पूछना चाहें, अब हम बात कर रहे हैं वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से, कोई आपके जहन में सवाल हो, कोई इबाम हो, तो आप हमें लाइव कॉल करके बात कर सकते हैं। हाँ इमरान, ये जो हम बात कर रहे हैं कि उनकी सीडीसी की वैल्यू आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है शेयर्स की? जी सर, वो आपको तो गाड़ी की कॉस्ट प्राइस, प्रॉपर्टी की कॉस्ट प्राइस, फर्नीचर की कॉस्ट प्राइस, मतलब वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी से वेल्थ स्टेटमेंट का ताल्लुक नहीं है? नहीं, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू से कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा, वो खाली डिक्लेयर। ठीक है। अच्छा, ये जो आप एक्चुअल वैल्यू लेंगे तभी रिकनसाइल होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो हम कैपिटल गेन टैक्स बड़ा आजकल वो है, लोगों की प्रॉपर्टी लोग खरीदते हैं, फिर रोकते हैं उसको और फिर बेचते हैं उसको होल्डिंग पीरियड के बाद, तो आप इसमें जो है जो बेंचमार्क है वो एफबीआर की वैल्यू ली जाती है या मार्केट वैल्यू ली जाती है? अच्छा सर, उसके अंदर ये है कि जो आपने सेल किया, सबसे मेरी प्रॉपर्टी थी 20 लाख रुपए, मैंने उसको 5 साल पहले लिया हुआ था, अब मैं उसको सेल कर रहा हूँ और वो मेरी एग्रीमेंट मेरा जो हुआ है वो हुआ है 25 लाख का या 22 लाख का, तो जो डिफरेंस आएगा
वो मेरा कैपिटल हो, वो नहीं, कैपिटल लेकिन- गेन होगा। लेकिन जो मैंने ये- डिक्लेयर किया हुआ और खरीदने के लिए। नहीं, मैं अब आपको भी पता है कि एग्रीमेंट जो है मार्केट प्राइस पे भी बनता है, एफबीआर पे रजिस्ट्रार स्टैंप ड्यूटी विद होल्डिंग टैक्स एफबीआर प्राइस पे आता है, तो कैपिटल गेन टैक्स जो एफबीआर वैल्यू पे लिया जाएगा। सर जो आपने डिक्लेयर किया उसके ऊपर ले जाकर एफबीआर वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं मार्केट प्राइस पे भी ले सकता हूं कैपिटल गेन। जो आपके सेल, ये सर आपके पास, क्योंकि आपके पास सेल एग्रीमेंट है, वो पूरा पैसा आपके बैंक के अंदर आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो और ये मैं 4 साल से ज्यादा की होल्डिंग रखूं तो कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद टैक्स नहीं कि उसके बाद अगर आप करेंगे तो फिर वो 5% और फिर 10%, 25% होता है। ठीक है। अच्छा, ये जो अगर हम अभी इसको देखते हैं टैक्स रिटर्न को, मैंने टैक्स रिटर्न रजिस्ट्रेशन कराई, टैक्स रिटर्न फाइल किया, वेल्थ स्टेटमेंट डिक्लेयर किया, तो उसके बाद क्या आप मुझसे सवाल नहीं पूछा जाएगा या कोई उसका टाइमलाइन होती है? कोई मैंने डिस्क्रिपेंसी अगर मैंने कोई दे दी, शॉर्ट डॉक्यूमेंट है मेरे, या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं फिल की, उसके लिए क्या टाइमलाइन है? जितना वो 120 का नोटिस आपको देंगे, अगर शॉर्ट डॉक्यूमेंट आते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 120 नोटिस आपको देगा और उस पर आपसे सवाल करेगा कि ये चीजें आपकी नहीं है, वो आप जमा करवा दें। वो आप जमा करवा देंगे तो वेल एंड गुड। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है क्वेश्चन, तो फिर आपको ऑडिट पे लेके जाते हैं। तो अगर वो जमा नहीं करवाएंगे तो रिटर्न इनवैलिड हो सकता है? यस सर, क्योंकि वो रिटर्न फुल एंड फाइनल वाला तो नहीं हुआ ना। रिटर्न ने जो आपने फाइल किया वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की उसने। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे इमरान अहमद खान, जो टैक्स बार एसोसिएशन के बड़े वाज़ेह अंदाज में बता रहे थे किस तरह आपको अपनी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करना है, एसेट की क्या वैल्यू होगी, कैपिटल गेन कैसे लिया जाएगा, और उसके बाद आप नोटिस आ सकता है अगर कोई आपकी डिस्क्रिपेंसी है, कोई आपका शॉर्ट डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पे ये बात अभी हमने पूरे प्रोग्राम में देखा, लोगों ने लाइव कॉल करके भी हमसे बात की, हमने देखा कि बड़ा आसान प्रोसेस है। बात यह है कि आपने ये स्टेप खुद उठाना है, और ये ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। और पाकिस्तान का पोटेंशियल, जैसे हम अपने प्रोग्राम में बात करते रहे, 5 करोड़ टैक्स फाइलर्स हैं, इसलिए कि लोग यही समझते रहते हैं, हमारे मेहमान ने भी हमें बताया कि लोग यही समझते रहते हैं मेरा टैक्स कट गया तो मैं टैक्स फाइलर बन गया, मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी। ऐसा नहीं है, आपका टैक्स कट गया, आपको टैक्स रिटर्न भी फाइल करना है, ये भी आपकी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी को कौमी फरीजा आपको समझना होगा। अगर आप जब तक इसको कौमी फरीजा नहीं समझेंगे तो आप जो हैं आप इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। जहां तक लोगों का ये सवाल है कि एफबीआर क्या सवाल करेगा, एफबीआर क्या पूछेगा, एफबीआर आपसे वो सवाल करेगा जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में पूछेगा जरूर, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर चीज के बारे में सवाल किया जाए और सिर्फ इसको रीजन बना के आप अपना टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करें। इसलिए कि ये अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, आजकल के दौर में इस तरह नहीं हो सकता कि एफबीआर किसी तरह भी आपको आर्म ट्विस्टिंग कर ले। आपके पास ये बड़े जराए हैं, आपके पास ये बड़े फोरम्स हैं जहां पे ये बात हो सकती है। तो अब जरूरत इस बात की है कि आपको अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है। हम इस पूरी सीरीज में जो हमने आज से शुरू की है, इसमें हम टैक्स के हवाले से, रिटर्न के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक पे बात करेंगे। आपको सवाल है, आपकी कोई ऐसी आपके जहन में बहाम है, तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। हमें अपने प्रोग्राम को क्लोज करना है। हमेशा हम एक बात कहते हैं, जो वो बात आज वक्त के साथ साबित हो रही है कि मजबूत टैक्स निज़ाम, मजबूत पाकिस्तान। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दिया। अल्लाह निगहबान।